हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर का नाम है S6 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 का नाम है स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो यहाँ पे रणनीति की बात की जा रही है, शिक्षण भाषा के कौशल की जो रणनीति है उसकी बात की जा रही है। खासतौर से इसमें सुनने और बोलने की जो कौशल है उसकी बात की जा रही है कि किस तरह से डेवलप की जा सकती है। तो यूनिट 2 का नाम ये है। और यूनिट 2 का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम डील कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्री लिसनिंग, व्हाट डू यू प्री लिसनिंग टास्क, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट। मतलब सुनने से पहले की जो एक्टिविटी है वो हम क्यों करते हैं, इसके जो विभिन्न अवयव हैं उसके बारे में बताना है, उसके जो वेरियस कंपोनेंट है उसकी व्याख्या करनी है यहाँ पे कि प्री लिसनिंग क्या है, सुनने से पहले क्या एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि बच्चा किसी भी पर्टिकुलर टास्क पे कॉन्सेंट्रेट बना के वो उन चीज़ों को सुने। देखिए यहाँ पे प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ आर थिंग्स लर्नर डू बिफोर अ लिसनिंग एक्टिविटी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर लिसनिंग। जब वो सुनने के लिए तैयार होते हैं तो उससे पहले की जो जो एक्टिविटी वो करते हैं कि वो एक तरीके से मेंटली माइंड सेट कर ले, माइंड को प्रिपेयर कर ले कि हम इस चीज़ों को सुनेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्री लिसनिंग एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्री लिसनिंग टास्क या एक्टिविटी हेल्प्स स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर व्हाट दे आर गोइंग टू हियर। मतलब ये वहाँ पे वो क्या सुनने जा रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं। एंड दिस गिव्स देम अ ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस इन एनी गिवन टास्क, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी दिए गए टास्क में सफलता का एक बड़ा मौका उसे हाथ लग जाता है, सफलता पाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो इन आवर फर्स्ट लैंग्वेज, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है जिसमें जो जिसे हम मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, वी रेयरली हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग। यानी कि सुनने में हमें कोई ख़ास ट्रबल नहीं होती है, बातों को समझने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप आसानी से समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेज़ी के पॉइंट्स हैं उसे समझने में आपको दिक्कत हो रही है। तो इसको किस तरह से आप बेहतर तरीके से समझ पाए, तो उसी से पहले की जो एक्टिविटी की जाती है उसी को प्री लिसनिंग टास्क कहा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बट इन अ सेकेंड लैंग्वेज इट इज़ वन ऑफ द हार्डर स्किल टू डेवलप डीलिंग एट स्पीड विथ अनफैमिलियर साउंड्स वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। जो अनफैमिलियर, जिससे हम रूबरू नहीं होते हैं, वैसी आवाज़ें होती हैं, वैसे शब्द होते हैं, तो उनसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सेकेंड लैंग्वेज में, ख़ास तौर से जो जैसे हम जिस लैंग्वेज को बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है कि अगर आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से नहीं जान पा रहे हैं तो उनके साउंड्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके वर्ड्स यानी शब्द को समझने में हमें मुश्किल होती है। दिस इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट इफ़ वी डू नॉट हैव द टॉपिक अंडर डिस्कशन और व्हाट इज स्पीकिंग टू होम। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम नहीं जानते हैं कि कौन से टॉपिक पे बात होने वाली है, कौन से टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है और कौन बोलने वाला है, तो समझने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। मेनी स्टूडेंट्स आर फियरफुल ऑफ लिसनिंग। मतलब छात्र जो है सुनने से डरते हैं जब वो दूसरे लैंग्वेज की बात होती है तो। एंड कैन बी डिसहार्टेंड व्हेन दे लिसन टू समथिंग। क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, उन्हें नींद भी आने लगती है, वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं जब उन्हें बात समझ में नहीं आती है। समथिंग बट फील दे अंडरस्टैंड वेरी लिटिल। मतलब वो बहुत सारी बातें सुन रहे हैं बट वो थोड़ी बातें समझ रहे हैं, तो वहाँ पे उसे नींद भी आने लगती है और वो बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते हैं चीज़ों को। इट इज़ ऑल्सो हार्डर टू कंसंट्रेट ऑन लिसनिंग। यानी कि लिसनिंग पे ध्यान केंद्रित करना, सुनने पे ध्यान केंद्रित करना एक बहुत ही कठिन हो जाता है जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती। इफ़ यू हैव लिटिल इंटरेस्ट इन अ टॉपिक और सिचुएशन, जब आपको लिटिल इंटरेस्ट रहता है उस टॉपिक या सिचुएशन पे, इसीलिए कहा जाता है कि प्री लिसनिंग टास्क हमें क्या करता है, डील करता है इस तरह की इशूज से टू जनरेट इंटरेस्ट, जिससे कि हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाए, बन जाए, और हमारे जो कंप्रीहेंशन है, हमारी जो समझ है वो क्या हो जाए, विकसित हो जाए, आत्मविश्वास का हमारे अंदर निर्माण हो जाए और हमें समझने में
आसानी हो जाए, सुविधा हो जाए, तो इसके लिए प्री लिसनिंग टास्क करवाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया कि फॉलोइंग आर प्री लिसनिंग टास्क, तो ये कुछ यहाँ पे प्री लिसनिंग टास्क है। सी द कंटेक्स्ट ऑफ समथिंग दे आर गोइंग टू लिसन टू, मतलब जो आज हम सुनने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट जो है हमें बता देना चाहिए। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लिसन, बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए सुनने की तरफ कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज, सबसे पहले बच्चों को जो बैकग्राउंड की नॉलेज है उन्हें उसे बता देना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए कि आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो टॉपिक क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, उसका क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में हमें बताना है। टीचर्स हैव्स टू फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, मतलब ये कि शिक्षक यह पता लगाने में मदद करते हैं कि छात्र विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं, तो इसमें उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द वोकेबुलरी एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर इन द टेक्स्ट, बच्चों को वोकेबुलरी और लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्स्ट है, उसके बारे में पहले से तैयार करना कि किस तरह की वोकेबुलरीज के जरिए वो चीज़ों को समझ सकते हैं, लिसनिंग आसानी से कर सकते हैं, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर्स कैसा होगा जिससे उसे अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्प मिटिगेट्स द एंजाइटी, मतलब यहाँ पे एंजाइटी की बात की जा रही है कि जो भी बच्चों के अंदर चिंता है उसे क्या करना है, दूर करना है। विच कम्स फ्रॉम लिसनिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज, जब हम फॉरेन लैंग्वेज सुनते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बातें समझ में नहीं आती है, तो हमें एक प्रोवाइडिंग अ क्लियर कॉन्टेक्स्ट, एक क्लियर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करके बच्चों के अंदर से जो चिंताएं हैं उसे दूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर क्लियर डिस्कशन एंड मोर इंटरेक्टिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, तो बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन का मौका मिले, क्लास डिस्कशन की बात की जा रही है, और एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट होने का मौका मिले। एम एंड टाइप्स ऑफ प्री लिसनिंग टास्क, क्या उद्देश्य है, क्या प्रकार है प्री लिसनिंग टास्क का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला दिया हुआ है सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी प्रसंग है उसे बेहतर तरीके से सेट कर ले, अरेंज कर ले। फिर गिव एन आइडिया अबाउट हु इज स्पीकिंग, आप ये भी बता दें कि आज कौन बोलने वाले हैं और कहाँ पे बोलने वाले हैं और क्यों बोलने वाले हैं। इन नॉर्मल लाइफ वी नॉर्मली हैव सम आइडियाज ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग वी आर लिसन टू, मतलब जो भी चीज़ें हम आमतौर से नॉर्मल ज़िंदगी में सुनने जाते हैं तो उसके बारे में हम पहले से आइडिया होती है, लेकिन जब हम कुछ ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं या कुछ ऐसा लैंग्वेज सीखते हैं जो कि हमारा पहला लैंग्वेज नहीं है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए हमें इस तरह से अपने प्रसंग को जो है डिज़ाइन करना है कि बेहतर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जनरेटिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट जो है बच्चों के अंदर पैदा करना है, मोटिवेट करना है, हम अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि किस तरह से ये जो आज का लिसनिंग होने जा रहा है वो क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बातें की जा रही है तो हमें कुछ प्लेयर्स की पिक्चर दिखा देनी है बच्चों को, और उसकी बेसिस पे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। चलिए नेक्स्ट है एक्टिवेटिंग करंट नॉलेज, जो भी करंट नॉलेज बच्चों के पास है उसे पहले एक्टिवेट करना। फिर कहा जा रहा है एक्वायरिंग नॉलेज, तो ये टाइप्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट में हैव लिमिटेड जनरल नॉलेज, हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट के पास एक सामान्य ज्ञान जो है वो लिमिट में होता है अबाउट टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में। सो प्रोवाइडिंग नॉलेज इनपुट विल बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस फॉर डीलिंग विद अ लिसनिंग, हम अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर दे तो उसे लिसनिंग के साथ डील करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। एक्टिवेटिंग वोकेबुलरी या लैंग्वेज, जो भी वोकेबुलरी है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस वगैरह हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएं, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको बच्चों को दे करके उनको तैयार करवाएं, तो इस तरह से हम उसकी तैयारी करवा सकते हैं। तो प्री लिसनिंग टास्क कुछ नहीं है, जो हम जब कोई लेक्चर सुनने जा रहे होते हैं या जो कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, किन बातों पे, किन बिंदुओं पे ध्यान देना है, उसी को हम प्री लिसनिंग टास्क कहते हैं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द लर्निंग इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन इट। तो लर्निंग इंडिकेटर क्या है और उसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सीखने के संकेतक क्या है, इसे आपको समझाना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लर्निंग इंडिकेटर्स आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन विच टीचर कैन एसेस द चाइल्ड एंड डिसाइड हिज लर्निंग आउटकम्स।
मतलब यहाँ पे बच्चों का टीचर आकलन करते हैं कि हमने जो सिखाया बच्चों ने कहाँ तक उन चीज़ों को सीखा है। तो बच्चों की एक्टिविटी के बेसिस पे, बच्चों के क्रियाकलाप की बेसिस पे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा, हमने जो पढ़ाया, हमने जो गोल रखा था, अपना सेट किया था, अपना एम सेट किया था, उसमें बच्चे कहाँ तक कामयाब हुए हैं। तो उसका साइन बच्चों के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, संकेत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बच्चों के अंदर बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको जो चेक करते हैं उसी को हम लर्निंग इंडिकेटर्स कहते हैं। चलिए हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। लर्निंग इंडिकेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ लर्निंग एंड अदर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन चाइल्ड्स बिहेवियर। मतलब फिर वही बात आ गई कि वो क्या करते, एक्सपेक्ट करते हैं हम कि बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया, उसका क्या एविडेंस हमारे पास है, उसी को पता लगाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग इंडिकेटर कहते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि लर्निंग इंडिकेटर्स कैन बी यूज एज चेक पॉइंट्स टू असेस चाइल्ड्स लर्निंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये कि लर्निंग इंडिकेटर का उपयोग, लर्निंग के जो संकेतक हैं उसका उपयोग विभिन्न समय बिंदुओं पर बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक तरीके से चेक पॉइंट के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Learning indicators, when given along with the pedagogical processes, helps teachers and children to achieve their curriculum expectation as well as learning outcomes। यानी लर्निंग इंडिकेटर्स की मदद से हमें कैरिकुलम की जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ ही साथ लर्निंग के जो आउटकम्स है उसको अचीव करने में हमें मदद मिलती है। लर्निंग इंडिकेटर्स हेल्प्स स्टेक होल्डर्स इन, मतलब ये कि लर्निंग इंडिकेटर जो है वो स्टेक होल्डर्स जैसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट खुद है, उनके गार्जियन हैं, ये स्टेक होल्डर जो हैं उनको किस तरह से मदद करती है, तो उसे ये समझने में मदद करती है अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, मतलब सीखना एक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोकसिंग ऑन चिल्ड्रेन प्रोग्रेशन और लर्निंग कंटिन्यूअस, मतलब सीखने की निरंतरता पर, बच्चों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट दिया गया रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू डाइवर्सिटी एंड हेल्पिंग ऑल चिल्ड्रेन टू पार्टिसिपेट फुली एंड अचीव वेल, मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सकारात्मक प्रतिक्रिया देने और सभी बच्चों को एक साथ किसी भी काम में भाग लेने में ये क्या करता है, हमें मदद करता है कि सभी बच्चे एक साथ किसी भी प्रक्रिया में भाग ले। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोवाइडिंग सिंपल गाइडिंग पॉइंट फॉर पेरेंट्स, एक तरीके से सिंपल गाइडिंग पॉइंट्स जो गार्जियन होते हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है चिल्ड्रेन और अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ चिल्ड्रेन को भी और दूसरे लोगों को भी ये समझने में कि द लर्निंग बाय एवरी चाइल्ड, हर एक जो इंडिविजुअल चाइल्ड है उसकी लर्निंग के बारे में एक प्रॉपर गाइडलाइन देने में, गाइडलाइन प्रोवाइड करने में ये गार्जियन की मदद करता है। डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग लर्निंग एंड रिपोर्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से प्रगति की जो रिपोर्ट है उसकी निगरानी करने में क्या होता है, ये हमारी मदद करता है, एक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार करने में हमें मदद करता है, फ्रेमवर्क जिससे कि हम मॉनिटर कर सके, बच्चों पे ध्यान रख सके। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, तो सबसे पहले करिकुलम एक्सपेक्टेशन है, फिर पेडागोजिकल प्रोसेस है, लर्निंग इंडिकेटर्स है और फिर लर्निंग आउटकम है। मतलब सबसे पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, इससे बच्चा क्या सीखेगा, क्या क्या सीख सकता है, ये एम हो गया हमारा। उसके बाद हम उसे टीचिंग कराते हैं, पेडागोजिकल प्रोसेस होती है, उसे डिफरेंट मेथड से टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट एक्टिव वे में उसमें पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके इंडिकेटर्स क्या हैं, बच्चों के लर्निंग में चेंज आया है या नहीं आया है, और अगर चेंज आया है तो वही बाद में जा कर के क्या है, लर्निंग आउटकम कहलाता है। तो इस तरह से एक हिरार्की में हम इसको सजा सकते हैं, अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग जो उसके सीक्वेंस है उसको। अब यहाँ पे हम बात कर ले अगर टाइप्स ऑफ लर्निंग इंडिकेटर की, तो यहाँ पे टाइप दिया गया है पहला ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी, मतलब हम अवलोकन करके या हम इंक्वायरी करके हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, लर्निंग इंडिकेटर्स का पता लगा सकते हैं। फिर दूसरा दिया गया क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब वर्गीकरण और प्रयोग के जरिए भी हम बच्चों के जो भी बिहेवियर में चेंज आया उसको पता कर सकते हैं। कलेक्शंस ऑफ डेटा या रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करके, डेटा को संग्रह करके, जमा करके
हम पता लगा सकते हैं या डेटा को रिकॉर्ड में रख करके पता लगा सकते हैं कि बच्चों के अंदर क्या चेंज आया है। कम्युनिकेशन स्किल, जो भी बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का उनका तरीका, उससे भी हम उसके अंदर होने वाले चेंजेस का पता लगा सकते हैं। प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन, बच्चों को एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण कैसे वो करते हैं, कैसे प्रदान करते हैं, उसके ज़रिए भी हम पता लगा सकते हैं। ड्राइंग कंक्लूजन इन्फरेंसेस, यानी किसी भी प्रॉब्लम्स पे वो कंक्लूड कैसे करते हैं, उनके तरीकों को देख करके भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। एप्लीकेशन टू डे लाइफ, यानी कि जो भी उसकी नॉर्मल लाइफ में जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उन्होंने परसेंटेज सीखा या प्रॉफिट और लॉस सीखा, तो उसका इस्तेमाल वो अपने दैनिक जीवन में समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जब वो कोई सामान खरीदते हैं तो क्या उसमें प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कैसे लॉस परसेंटेज निकालेंगे, क्या उसे वो समझ पा रहे नहीं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग इंडिकेटर कहते हैं कि वो अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पाए। वैल्यू, एटीट्यूड और कंसर्न, उसके अंदर वैल्यू आई है कि नहीं आई है, उसके अंदर एटीट्यूड जो है उसका अभिवृत्ति वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब वो किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं आपस में, तो भी डिस्कशंस के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। जब टीचर स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं तो क्या बच्चों के अंदर कोई बदलाव आया है, तो उस इंडिकेटर्स को वो पहचान सकते हैं। और कॉपरेशन यानी कि सहयोग की बात की जा रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंडिकेटर, यानी कि यहाँ पे लर्निंग इंडिकेटर का जो आकलन है उसको हम कैसे करेंगे। तो ऑल द स्टूडेंट इन द सेम क्लासरूम में नॉट लर्न इन द सेम मैनर्स एंड सो सेम लर्निंग एविडेंस, मतलब ये कहा जा रहा है कि हर बच्चा एक तरीके से सीखे, ये जरूरी नहीं है। सबके सीखने का जो एबिलिटी है वो भिन्न भिन्न है। दिस शुड नॉट बी एसेस ऑन अ पॉइंट स्केल बट क्वालिटेटिवली, यानी पॉइंट स्केल पे तो हम इसे लर्निंग इंडिकेटर को मेजर नहीं कर सकते, बट उसे क्वालिटेटिव तौर पे जो है हम मेजर कर सकते हैं कि गुणात्मक तौर से उनके अंदर क्या परिवर्तन आया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि हाउ टू डेवलप दीज लर्निंग इंडिकेटर्स, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं लर्निंग इंडिकेटर्स को। तो आइडेंटिफाई व्हाट इज मेजरेबल, क्या मेजर करना है, मतलब हमें लर्निंग इंडिकेटर्स कैसे बनाना है, डेवलप करना है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें क्या मेजर करना है। यूज द स्मार्ट प्रोसेस, हमें स्मार्ट प्रोसेस का यूज करना है। एस्टेब्लिश्ड अ रेफरिंग पॉइंट, हमें क्या करना है कि एक तरीके से रेफरिंग पॉइंट जो है उसे एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन, जो भी डेटा संग्रह की जो आवृत्ति है उसे हमें निर्धारित करनी है। तो इसकी बेसिस पे हम लर्निंग इंडिकेटर्स डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग इंडिकेटर। तो एग्जाम्पल में दिया गया, इफ़ वी स्टडी अबाउट द टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल इन साइंस, अगर हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में साइंस में पढ़ा है तो चिल्ड्रेन विल एबल टू आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल इन आवर डेली लाइफ। उनकी जो डेली लाइफ है उसमें मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, उसे वो पहचान पाएंगे। वाई मेटल इज़ यूजफुल, मेटल क्यों उपयोगी है। हाउ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे मेटल को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट मेटल्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में उसे वो आसानी से जान सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन ऑल्सो रिकोगनाइज मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल को पहचान पाएंगे, आसानी से रिकोगनाइज कर पाएंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग इंडिकेटर। अगर वो रिकोगनाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं सीखा, कुछ भी इंडिकेट उनके बिहेवियर से नहीं हो रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाउ स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड, तो कैसे हम लिसनिंग यानी सुनने और स्पीकिंग मतलब बोलने की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करेंगे, उसके जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल, इट इज़ प्राइमरी वोकल और स्पीच, ये प्राइमरी तौर पे वोकल होते हैं या शब्दों में होते हैं। और जब भी लैंग्वेज स्टार्ट होती है तो इट स्टार्ट विथ लिसनिंग फॉलोवेड बाय स्पीच, सबसे पहले हम लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं किसी स्पीच को। सून आफ्टर द बर्थ द इन्फेंट सिंपली लिसन बिफोर ही बिगेन टू अल्टर साउंड,
मतलब वो साउंड को सबसे पहले सुनते हैं और उसकी बेसिस पे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। ही लर्न सर्टेन साउंड एंड स्ट्रक्चर अनकॉन्शियसली, यानी कि वो क्या करते हैं, कॉन्शियस नहीं रहते हैं, वो अनकॉन्शियसली जो है वो लेटर को या वर्ड को सुनते हैं, साउंड को सुनते हैं। टू लर्न एनी लैंग्वेज फर्स्ट द इन्फेंट लिसन देम ही स्टार्ट स्पीकिंग, फिर सुनने के बाद वो बोलना शुरू करते हैं। सो लिसनिंग इज द फाउंडेशन टू लर्न स्पीकिंग, यानी कि बोलने के लिए लिसनिंग जो है एक तरीके से आधार का काम करती है, संरचना का काम करती है। देयरफॉर ड्यू एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ लिसनिंग। तो इसका मतलब हमें सबसे ज़्यादा जो सुनने की जो क्षमता है उसको विकसित करने पे जोर देना चाहिए, जिससे कि बोलने की क्षमता खुद ब खुद विकसित हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कहा जा रही है कि मदर साइन लोल बी टू मेक द क्राइंग बेबी क्विट और टू मेक हिम स्लीप, जो रोता हुआ बच्चा है वो चुप हो जाए उसके लिए माँ उसे लोरी सुनाती है, और साथ ही साथ स्टोरी और लोरी सुन के बच्चा उसे एंजॉय करता है और धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। रीडिंग एंड राइटिंग कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि रीडिंग और राइटिंग बाद में आता है, सबसे पहले क्या होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग आता है। सो लर्निंग ऑफ लैंग्वेज बिगिन विथ लिसनिंग someone when he or she speak, therefore listening and speaking play an important role in learning। सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करता है लिसनिंग और स्पीकिंग किसी भी तरह के सीखने सिखाने में, खासतौर से लैंग्वेज के। वेदर इट इज़ मदर टंग और अ सेकेंड लैंग्वेज, चाहे वो मातृभाषा ही क्यों ना हो या फिर द्वितीय भाषा हो। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश यूजुअली गो टुगेदर, लिसनिंग और स्पीकिंग खासतौर से कभी कभी साथ ही भी जाते हैं, आमतौर से वो साथ ही रहते हैं। That's why these two skills are grouped together, तो इसे हम एक साथ ग्रुप करते हैं। The first requisite for understanding and speaking a language is the ability to discriminate the sound in the language। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले अंडरस्टैंडिंग होती है स्पीकिंग की, फिर जो अब एबिलिटी होती है डिस्क्रिमिनेट करने की साउंड की, उसको वो बच्चा डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन ट्रेनिंग द लर्नर्स द टीचर्स टू ट्रेन स्टूडेंट्स ईयर्स टू डिस्क्रिमिनेट साउंड में बी एक्टिविटीज बाय फ्लोइंग टाइप, मतलब उसके अंदर लिसनिंग की जो स्किल डेवलप करनी है या स्पीकिंग की उसे ट्रेनिंग देना है लर्नर्स को, तो वहाँ पे टीचर का जो रोल है वो क्या होता है। तो टीचर कैन से पेयर ऑफ वर्ड और सेंटेंस एंड द स्टूडेंट विल से वेदर दे आर द सेम और डिफरेंट, मतलब टीचर पेयर ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस बोलता है और बच्चों को कहता है कि इसमें से आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कि दोनों सेम है या अलग अलग है। जैसे यहाँ पे सिप दिया गया है और सीप दिया गया है, उसी तरह से बॉर्न है, बॉर्न है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को ये कहा जा रहा है कि इस दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, उसको पहचानिए। फिर दूसरा कहा जा रहा है कि टीचर इस तरह से हेल्प कर सकता है कि टीचर्स राइट्स पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑफ मिनिमम डिफरेंस इन स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन सच एज, जैसे यहाँ पे वॉश और वॉच, तो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस स्पेलिंग में, टेप और टैप। आस्क टू आइडेंटिफाई द आइटम, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि द टेक्निक्स इन एबव कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्ट्रेस एंड इंटोनेशंस पैटर्न, मतलब इस तरह से भी स्ट्रेस और इंटोनेशन पैटर्न के तौर पे भी इस टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एडवाइस दिया गया है सी ईद से दिया गया है और एक बार एडवाइस जो है एस ई से दिया गया है। कैपिटल है, एक कैपिटल है, तो दोनों कैपिटल में क्या फ़र्क है, सिटीज साइट है और यहाँ पे SIGHT साइट है। काउंसिल है, कौंसिल है, तो दोनों में क्या फ़र्क है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। तो इसको देख करके बच्चे क्या कर सकते हैं कि कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और जब वो किसी चीज़ को सुनेंगे तो उसमें भी उसको आसानी होगी। टीचर गिव्स वेरियस कमांड एंड स्टूडेंट परफॉर्म एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल कम हियर, ओपन द डोर, मतलब बच्चे को बहुत सारे कमांड्स टीचर देंगे एक्टिविटी करने के लिए, कहेंगे जैसे इधर आओ, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, बीट डाउन इसे पीटो, ब्रिंग योर कॉपी अपनी कॉपी लाओ, गो आउट बाहर जाओ, ये सब सारे टीचर एक्टिविटी कह सकते हैं करने के लिए। टीचर कैन डिस्प्ले वेरियस पिक्चर्स, बहुत सारे पिक्चर्स दिखा सकते हैं। मेक द स्टेटमेंट अबाउट वन ऑफ द देम एंड स्टूडेंट आइडेंटिफाई द पिक्चर, और स्टूडेंट पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द बेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश पोएट्री टीचिंग इन द क्लासरूम। कक्ष में अंग्रेजी कविता की जो सबसे अच्छी विधि है उसका वर्णन करना है। पोएट्री इंक्रीजेज द चाइल्ड्स सेंसिटिवनेस, यहाँ पे क्या है, संवेदनशीलता जो है छात्रों की कविता वो बढ़ाती है। टू ब्यूटी, स्पेशली ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, खास तौर से जो सुंदरता है, किसकी सुंदरता, हमारी भाषा की सुंदरता है, उसको वो इंक्रीज करता है। एंड थॉट, हमारे जो सोचने की के तरीके हैं उसको विकसित करता है। यहाँ पे पोइट्री या कविता की बात कर रहे हैं। एंड हेल्प्स टू डेवलप हिज इमेजिनेशन, यानी कि हमें जो इमेजिन करने की जो क्षमता है उसका भी कहीं ना कहीं विकास करता है। पोएट्री गिव्स अस प्लेजर, खास हमें क्या करता है, ये खुशी भी देता है। देयरफॉर आवर चीफ एम शुड बी टू हेल्प आवर पीपल टू एंजॉय पोएम्स, तो हमारा सबसे मेन और अहम जो हमारा मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि वह स्टूडेंट को पोएट्री एंजॉय करने में, पोएम को एंजॉय करने में उसे मदद करनी है हमें। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर हडसन ने क्या कहा है, पोएट्री इज मेड अप ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। मतलब पोएट्री लाइफ के लिए बनी है और ये लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, और इसका वजूद जो बचा हुआ है वो लाइफ के लिए ही बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, इन्होंने कहा है कि कोलेडेज जो है, उन्होंने कहा है कि द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, उसी को हम पोएट्री कहते हैं। बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, तो उसको बेस्ट वर्ड को बेस्ट ऑर्डर में लिख देना ही क्या है, पोएट्री है। देखिए प्रोफेसर एस सुब्रमण्यम ने क्या कहा है, पोएट्री इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट्री क्या है, एक तरीके से थिंग ऑफ ब्यूटी है, और इसमें ख़ास तौर से सुंदरता की चीज़ है। ख़ास तौर से किसकी सुंदरता, ब्यूटी ऑफ फॉर्म यानी रूप की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ थॉट मतलब विचार की सुंदरता, मूड एंड फीलिंग मनोदशा और भावना की सुंदरता, इसकी बात की गई है। Thus, poetry has three aspects as emotional, imaginative and rhythmic। मतलब यहाँ पे इसमें तीन तरह की सुंदरता पाई जाती है कविता में। एक भावात्मक तो है ही, दूसरा जो है कल्पनाशीलता है, और तीसरा लयबद्धता है, लय में कविता लिखी जाती है। पोइट्री शुड बी टॉट फॉर एंजॉयमेंट ऑफ थॉट, फीलिंग, इमोशन, इमेजिनेशन, रिदम विच लीड्स टू द ब्यूटी ऑफ लाइफ। मतलब वही सारी बातें कही जा रही है कि ये हमारे इमोशन को, हमारी इमेजिनेशन को, हमारी फीलिंग को, हम इसको एंजॉय करने में मदद होती है, साथ ही साथ हमारी लाइफ को ये खूबसूरत बनाती है। देखिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, तो इसका क्या उद्देश्य है, पोएट्री जो कविता है उसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला दिया क्या है, टू एनेबल स्टूडेंट टू रीड अलाउड द पोएम विथ प्रॉपर स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को कविता स्वर पढ़ना है, बहुत लाउड पढ़ना है, इसमें सक्षम बनाना है, और उसके साथ ही उसके अंदर जो स्ट्रेस है उसे ख़त्म करना है, एक रिदम में, लय में वो बोल पाए, तो इसकी कोशिश करनी है, हमारा एक जनरल एम होगा। दूसरा कहा जा रहा है कि टू एनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी सुंदरता है, तुकबंदी है, उसकी सराहना करने में बच्चों को सक्षम बनाना। जो कविता की शैली है उसके अंदर जो सुंदरता है, तुकबंदी है, उसकी सराहना करने के काबिल बच्चों को बनाना, ये हमारा जनरल एम है पोइट्री का। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि टू डेवलप अ टेस्ट फॉर पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग, खासतौर से कविता पढ़ने और लिखने के लिए रुचि विकसित करना। फिर चौथा पॉइंट है कि टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एंजॉय रेसिटेशन, इंडिविजुअल एंड चोरस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्रों को जो है सस्वर व्यक्तिगत रूप से आनंद लेने में सक्षम बनाना है, किसी चीज़ को सुनने में, उसको दोहराने में, वो उसमें उसे एक तरीके से सक्षम बनाना है। टू डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे छात्रों में सौंदर्य बोध के विकास करने में भी क्या करता है, पोइट्री मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि टू डेवलप इमेजिनेटिव पावर इन स्टूडेंट, तो पोएट्री जो है छात्रों में कल्पना शक्ति के विकास करने में वो मदद करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉर स्टूडेंट, बच्चों के अंदर इंग्लिश लिटरेचर से प्यार को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए पोएट्री बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका स्पेसिफिक एम। तो स्पेसिफिक एम क्या है ये देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि टू अप्रिसिएट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जो भी सेंट्रल आइडिया है कविता की, पोएम की, उसे क्या करना है, अप्रिसिएट करना है, उसकी सराहना करने में क्या करना है, ये मदद करता है। जो केंद्रीय विचार है कविता की, उसकी सराहना करने में हमें मदद करता है। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि टू अप्रिसिएट द राइम एंड रिदम अवेलेबल इन द पोएम, यानी कि कविता में जो भी तुकबंदी और ताल उपलब्ध हैं उसकी सराहना करने में ये हमें मदद करता है। तीसरा पॉइंट है टू यूज पर्टिकुलर वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों के विशेष चयन में भी ये हमें मदद करता है कि किस तरह के शब्द बेहतर हो सकते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है टू डिस्क्राइब सेंटीमेंट्स, आइडिया, फीलिंग, कंटेंट इन द पोएम्स, जो भी सेंटीमेंट्स या जो भी आइडिया है या जो भी फीलिंग है इस कविता के अंदर, उसको डिस्क्राइब करने में, उसको जो है व्याख्या करने में ये हमारी मदद करता है। टू कम्युनिकेट द स्टूडेंट्स द एक्सक्लूसिव मैसेज ऑफ द पोएम, जो कविता का विशेष संदेश है उसको छात्रों तक पहुंचाने में ये हमें मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेज ऑफ टीचिंग पोएट्री। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेप्स ऑफ टीचिंग पोएट्री टीचिंग के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, चरण क्या क्या है। पहला सेट इंडक्शन है या जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है फर्स्ट रीडिंग बाय द टीचर विथ राइम, तो सबसे पहले टीचर उसको पढ़ेंगे कविता को, फिर सेकेंड रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स विथ बुक ओपन एंड रिदम, यानी कि रिदम के साथ बच्चे पढ़ेंगे दूसरे बार में। चौथा पॉइंट है मीनिंग एंड एक्सपोजिशन, उसकी मीनिंग बतानी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर है साइलेंट रीडिंग बाय द पीपल, फिर बच्चे उसे साइलेंट रीडिंग करेंगे, बिना स्वर के पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कंप्रीहेंसिवनेस एंड अप्रिसिएशंस, वहाँ पे वो अप्रिसिएट होंगे। फाइनल रीडिंग बाय द टीचर, लास्ट में फिर टीचर रीडिंग करेंगे। इंडिविजुअल रिसाइटेशन विथ व्यू ऑफ डेवलप्ड अप्रोप्रिएट, फिर यहाँ पे क्या है कि अकेला अकेला सबको क्या करना है, दोहराना है उन चीज़ों को और उसकी बेसिस पे फिर होमवर्क देना है। तो ये स्टेप्स कह सकते हैं हम पोइट्री राइटिंग की। यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग पोइट्री की बात की जा रही है। तो फॉर टीचिंग पोइट्री टीचर्स शुड प्लान बिफोर हैंड, पहले उसे प्लान करना है और कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है पोइट्री पढ़ाने की। इच पोइट्री नीड्स एन एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ इट्स ओन, जो भी एक्सक्लूसिव मेथड है कंटेंट के हिसाब से पोइट्री के हम चूज कर सकते हैं। स्टेप्स की बात की जा रही है पोइट्री लेसन में, तो पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है मटेरियल एड, तीसरा है प्रीव्यू नॉलेज, तीसरा इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ द एम, फिर प्रेजेंटेशन, रिकैप्चुलेशन और होमवर्क। ये स्टेप्स है किसका, पोइट्री लेसन प्लान बनाने का। चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट आर पोस्ट लर्निंग एक्टिविटीज, राइट सम ऑफ मोस्ट कॉमन पोस्ट लर्निंग एक्टिविटी। तो पोस्ट लर्निंग एक्टिविटी क्या है, जो लर्निंग के बाद की एक्टिविटी है। जब हम किसी लेक्चर को, किसी की जो भाषण है उसको सुन लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है चेक एंड समराइज, पहले हमें चेक करना है कि जो बातें कही गई है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है, समराइज करना है। फिर उस पर दूसरे स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना है। फिर क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, एक दूसरे के बीच एक्सचेंज करना है, टीचर के बीच एक्सचेंज करना है। फिर उन्होंने जो बातें बताई हैं, स्पीकर ने जो बातें बताई हैं, उसकी बेसिस पे हमें क्या करना है, समस्या का समाधान करना है। डिमोन्स्ट्रेटिंग अ लिसनिंग पैसेज, हमें क्या करना है, लिसनिंग पैसेज एक तरीके से दिखाना है, उसको डिमोन्स्ट्रेट करना है, उसको प्रोनाउंसिएशन करना है, वोकैबुलरी उसकी देखनी है, उसके अंदर कौन से चीज़ों पे डिस्कस किया गया वो देखना है। डिसअपेयरिंग डायलॉग, फिर क्या करना है, हमें डायलॉग करना है, आपस में बातचीत करनी है। टेस्ट योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट को टेस्ट करना है। और फिर कहा जा रहा है राइटिंग अ शॉर्ट कंपोजिशन, फिर उसकी बेसिस पे एक शॉर्ट कंपोजिशन नोट से आ करना है। टाइम टू एक्ट दिया गया है, तो सिनोनिम और एंटोनिम भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।